नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूरे जीएस से लिए गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि म्यांमार की यानी कि म्यांमार वर्मा पुराना नाम है, इसका मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? क्यात है। म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? क्यात है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब म्यांमार से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। आपसे पूछे कि म्यांमार की राजधानी क्या है? आपसे पूछे कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की जो राजधानी है उसका क्या नाम है? नैपीदा। म्यांमार की राजधानी का नाम नैपीदा है। आपसे पूछे कि म्यांमार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? म्यांमार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो म्यांमार में दो जनजाति आप लोग याद रखेंगे, एक कचिन और एक लाई। ये दोनों जनजाति कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में पाई जाती है। और आपसे पूछे कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? यानी कि स्वर्ण पैगोडा का देश या फिर स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। ठीक, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि म्यांमार के संसद का क्या नाम है? तो म्यांमार की जो संसद का नाम है तो उसका नाम क्या है? पियूती हटाओ। ये म्यांमार की संसद का नाम है, या फिर हुताओ भी आपको मिल सकता है। पियूती हुताओ ये म्यांमार की संसद का नाम है। म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो म्यांमार में बोली जाने वाली भाषा है उसको क्या है? कहते हैं बर्मीज। तो बर्मीज नामक भाषा ये म्यांमार में बोली जाती है। और आपसे पूछे कि अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है? तो अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है? ये म्यांमार में। ठीक, तो ये कहाँ पे है? अराकान योमा पर्वत हिमालय में ही आता है और ये कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में स्थित है। तो इतनी चीज़ें म्यांमार से आप लोग याद रखेंगे। और साथ में देख लेंगे हम लोग। आपसे पूछे कि म्यांमार यानी कि वर्मा की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ये आप लोग याद रखेंगे। आप पूछे आपसे कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि म्यांमार की राजधानी नैपीदा है। म्यांमार की राजधानी नैपीदा। म्यांमार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो म्यांमार में कचिन और लाई नामक जनजाति पाई जाती है म्यांमार में। म्यांमार की भाषा कौन सी बोली जाती है? तो म्यांमार में बोली जाने वाली भाषा बर्मीज है। क्या? म्यांमार में बोली जाने वाली भाषा बर्मीज है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। और म्यांमार के संसद का क्या नाम है? तो पियूती हुताओ ये म्यांमार के संसद का नाम है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अराकान योमा पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो अराकान योमा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके म्यांमार में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग म्यांमार से ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण जो है 1971 में हुआ था। और ये बांग्लादेश किससे अलग करके बनाया गया था? तो ये पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया गया था। पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया गया था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ये आप लोग बताएंगे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अब आपसे पूछे कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। और आपसे पूछे कि 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में है? 3 बीघा कॉरिडोर या फिर 3 बीघा गलियारा ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में। किसके? बांग्लादेश और किसके बीच में है? भारत के बीच में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत सर्वाधिक सीमा किस देश से साझा करता है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस देश से लगती है? वो बांग्लादेश से लगती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतना चीज आप लोग बांग्लादेश से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो आप लोग बताएंगे 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। किससे अलग हुआ था बांग्लादेश? तो पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को बनाया गया था। ठीक, बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। अब आपसे पूछे कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की जो संसद का नाम है उसका नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद। अब आपसे पूछे कि 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो 3 बीघा कॉरिडोर ये बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है। बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा होता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग बांग्लादेश से याद रखेंगे। मौसम संबंधी घटना किस परत में होते हैं? तो देखिए यहाँ पे मौसम संबंधी जो घटना है ये क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे?
क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। ठीक, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्षोभ मंडल से संबंधित और अन्य प्रश्न पढ़ते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है, वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है, तो उसका भी जवाब क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। और आपसे पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व किस परत का होता है, सर्वाधिक जो है घनत्व किस परत का होता है, तो सर्वाधिक घनत्व पूछे तो क्षोभ मंडल का ही होता है। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं, सर्वाधिक जलवाष्प की मात्रा किस मंडल में पाया जाता है, तो सर्वाधिक जलवाष्प भी आपके क्षोभ मंडल में पाया जाता है। लगभग 90% जलवाष्प क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक, अब आपसे पूछे कि मेघ गर्जन किस मंडल में होता है, तो देखिए ये भी मौसम संबंधी घटना है, तो मेघ गर्जन भी किस मंडल में होगा, तो ये भी क्षोभ मंडल में होगा। किस मंडल में, क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन भी होगा। तो अब देखते हैं, और क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई आपसे पूछे कितनी होती है, धरातल से ऊंचाई क्षोभ मंडल की कितनी होती है, तो धरातल से ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की ये 14 किलोमीटर होती है। कितनी, 14 किलोमीटर धरातल से ऊंचाई होती है। और आप यदि क्षोभ मंडल में है तो 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे आपके तापमान में कितना कमी आएगा, 165 मीटर अगर आप ऊंचाई में जाते हैं तो आपके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की आपके तापमान में क्या होगी, कमी आएगी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि मौसम संबंधी घटना किस परत में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं मौसम संबंधी घटनाएं। अब बात करते हैं सबसे निचला परत कौन सा होता है वायुमंडल का, तो सबसे निचला परत जो होता है क्षोभ मंडल होता है। सर्वाधिक घनत्व वाला परत क्षोभ मंडल का यहाँ पे वायुमंडल का कौन सा होता है, तो क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व। और सर्वाधिक जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जलवाष्प 90% किस में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। और मेघ गर्जन की घटना यानी कि बादल किस मंडल में गरजते हैं, तो ये क्षोभ मंडल में बादल गरजते हैं। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि क्षोभ मंडल के धरातल से ऊंचाई कितनी है, तो धरातल से क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी किलोमीटर है, वो 14 किलोमीटर है। अब आपसे पूछे कि अगर आप क्षोभ मंडल में है तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे आपके तापमान में कितने डिग्री का कमी आएगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड का, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आपके तापमान में कमी आएगी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन के यहाँ पे अध्यक्ष आपसे पूछे कि कौन थे, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, और इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि कांग्रेस ने किसकी मांग की थी यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में, तो इसने किसकी मांग की थी, तो ये आपके स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग आपसे पूछे कि कब किया गया, तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से लाहौर अधिवेशन से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। और इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस ने इसमें किस चीज की मांग की, तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग आपसे पूछे कब की गई, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, अरावली पर्वत। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी ये अनुमानित आयु कितनी मानी जाती है, कि इसकी अनुमानित जो है आयु कितनी होगी, तो ये 270 यहाँ पे मिलियन वर्ष पुरानी है। कितना है, 570 मिलियन वर्ष पुराना ये यहाँ पे इसकी आयु है। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत में नवीनतम पर्वत श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है, तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है, तो हिमालय जो है ये भारत में नवीनतम पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। और ये कैसा पर्वत है, ये वलित पर्वत है। हिमालय वलित या फिर कह सकते हैं ये मोड़दार पर्वत है। वलित और मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये हिमालय के बारे में आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। और बात करते हैं हिमालय की, जो यहाँ पे अरावली की, इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है कि कौन सी है, तो ऊंची चोटी जो है अरावली की उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की हाइट की बात करें कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी हाइट है। और फिर बात करते हैं, आपसे पूछे कि कुछ नदियां यहाँ से निकलती हैं अरावली से, कौन कौन सी नदी निकलती हैं। देखिए आपसे पूछे कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लूनी नदी, तो ये अजमेर जिले से, राजस्थान के
अजमेर जिले से निकलती है, अजमेर जिले से। और ये कहाँ पे, अरावली से ही निकलती है, अजमेर जिले में अरावली पर्वत से ही निकलती है। अब आपसे पूछे कि साबरमती नदी, आपसे पूछे कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो साबरमती नदी का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये उदयपुर जिले से निकलती है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। और ये भी कहाँ से निकलती है, ये अरावली पर्वत से ही निकलती है, उदयपुर जिले से। अब बात करते हैं एक नदी और है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी ये कहाँ से निकलती है, ये अरावली के पूर्व से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, अरावली के पूर्व से निकलती है। थोड़ा डिटेल में आप लोग याद रखेंगे। वैसे तो तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, अरावली से निकलती हैं, लेकिन ये जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है, अजमेर से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, ये अजमेर से निकलती है और ये यहाँ पे अरावली पर्वत से निकलती है। और साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये यहाँ पे राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है, ये भी अरावली से, अरावली पर्वत पर से निकलती है। और बनास नदी की बात करें तो ये अरावली के पूर्व साइड से निकलती है, बनास नदी। तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पे पाई जाती है। पिपली घाट जो दर्रा है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भी अरावली पर्वत में ही पाया जाता है, अरावली पर्वत में पाया जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे अरावली से। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। भारत की, आपसे पूछे कि भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा, हिमालय। हिमालय कैसा पर्वत का एग्जाम्पल है, वलित और मोरदार पर्वत का एग्जाम्पल है। और जिससे अरावली कैसा पर्वत का उदाहरण है, अरावली कैसा पर्वत का उदाहरण है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा, अवशिष्ट पर्वत, यानी कि इसका कुछ भाग बचा हुआ है, जो पहले विकराल रूप था अरावली का, अब वो नहीं बचा हुआ। बल्कि कौन सा पर्वत, ये किस पर्वत का एग्जाम्पल है, ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और जिसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अनुमानित आयु अरावली की कितनी बताई जाती है, तो ये बताया जाता है कि 570 मिलियन वर्ष पुरानी अरावली की आयु है। पिपली घाट दर्रा कहाँ पाई जाती है, तो पिपली घाट दर्रा अरावली में पाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, पुरी में स्थित है। और पुरी में कहाँ पे, पुरी किस राज्य में, तो पुरी उड़ीसा में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को, इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसने, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और नरसिंह देव प्रथम किस वंश के शासक थे, तो ये गंग वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, गंग वंश के शासक थे। और कोणार्क सूर्य मंदिर किससे संबंधित है, तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। किससे, सूर्य देवता से संबंधित है। ये भी आपसे पूछा जाता है। और 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है, तो 10 रुपए के नोट पे इसी का चित्र बना हुआ है, किसका, कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो ये पुरी में स्थित है। और पुरी कहाँ पे, उड़ीसा का एक शहर है, यहाँ पे स्थित है। और बात करते हैं ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये सूर्य देवता से संबंधित है और इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और नरसिंह देव प्रथम ने किस वंश के शासक थे, ये गंग वंश के शासक थे। और 10 रुपए के नोटों पे किसका चित्र है, तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है। ठीक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और किसने किया था, पीएम इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। और बात करते हैं बाद में चल के 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किसने किया, इंदिरा गांधी ने ही किया। 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आपसे पूछे कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इंपीरियल बैंक की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, इंपीरियल बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और बात करते हैं इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, आपसे पूछे कि कब हुआ था, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब जाके इसका नाम क्या पड़ा, तब जाके इसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई इसका नाम पड़ा। क्या, भारतीय रिजर्व बैंक जाके इसका नाम पड़ा। ठीक,
तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में जब इंदिरा गांधी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी, इन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के सरकार में 1980 में ही हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक, और बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक किसे कहते हैं। ठीक, इसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। और जब इसका नाम चेंज हुआ, इंपीरियल बैंक का नाम चेंज हुआ, तो इसका नाम क्या पड़ गया, भारतीय स्टेट बैंक। इसका नाम क्या पड़ा, भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, इंपीरियल बैंक की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण जाके 1955 में हुआ, तब जाके इसका नाम क्या हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका अर्थ क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ है। और बात करते हैं, और कंप्यूटर भाषा में बताएंगे 1 GB, कंप्यूटर में बताएंगे 1 GB बराबर कितने MB होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। 1 GB बराबर कितने MB, 1024 MB होते हैं। और 1 MB में कितने KB होते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे 1 MB में 1024 KB होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। और 1 GB बराबर कितना, 1024 MB, और 1 MB बराबर 1024 KB। ठीक, और 1 KB बराबर कितना होता है, 1024 बाइट होता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 86वां संविधान संशोधन 2002, तो 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो क्या हो गया, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा कौन सा अधिकार बनाया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार, यानी कि 6 से 14 बच्चों को शिक्षा देना, ये मौलिक, उनका पाना ये मौलिक अधिकार है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसा अधिकार बना, मौलिक अधिकार बना। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बात ये हम लोग करेंगे, तो और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा संविधान में अनुच्छेद को जोड़ा गया, किस अनुच्छेद को जोड़ा गया, तो इसके तहत संविधान में 21वां अनुच्छेद, 21 का ए अनुच्छेद जोड़ा गया। और एक संविधान संशोधन होता है जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें कई कार्य किए गए। और शिक्षा से संबंधित जो इसमें कार्य किए गए थे वो ये था कि शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके इसे किस सूची में डाला गया, इसको राज्य सूची से निकाल करके इसे समवर्ती सूची में डाला गया। यानी कि शिक्षा पे केवल कानून राज्य ही नहीं बनाएगा, बल्कि यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर शिक्षा पे कानून बनाएंगे। ठीक, और बात करते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे उनका भी नाम याद रखेंगे कि अबुल कलाम आजाद थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षा सुधार का कार्यकाल किसका माना जाता है, किसके कार्यकाल को शिक्षा सुधार का कार्यकाल माना जाता है, तो विलियम बेंटिंग के कार्यकाल को क्या माना जाता है, शिक्षा सुधार का कार्यकाल माना जाता है, विलियम बेंटिंग के कार्यकाल को। और अंग्रेजी शिक्षा पे जोर किसके कार्यकाल में दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा पर आपसे पूछे कि जोर किसके कार्यकाल में दिया गया, तो कैनिंग के कार्यकाल में मैकाले के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया। मैकाले के कार्यकाल में, लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि 86वां संविधान संशोधन क्या था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया। और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। और बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। इसके तहत क्या किया गया, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके, पहले शिक्षा राज्य सूची में रहा करता था, अब इसे समवर्ती सूची में रखा गया। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। शिक्षा सुधार का कार्यकाल किसका माना जाता है, तो शिक्षा सुधार का जो कार्यकाल है वो विलियम बेंटिंग को माना जाता है। शिक्षा सुधार का कार्यकाल विलियम बेंटिंग को माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा पे जोर किसके शासनकाल में दिया गया, तो मैकाले के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया। और केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पे बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह
केंद्रीय असेंबली पे बम फेंका था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं बम कब फेंका गया था, तो ये 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। कब? 8 अप्रैल 1929 को। आपसे पूछे कि केंद्रीय असेंबली पे बम कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929। और क्यों बम फेंका गया था केंद्रीय असेंबली में, ये इसका क्या जो रीजन था वो था ये पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में इस पे बम फेंका गया था। किसके विरोध में? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में इस पे बम फेंके थे बटुकेश्वर दत्त और फिर किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। और आपसे पूछे कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, आपसे पूछे कि सैंडर्स की हत्या किसने किया था, तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की हत्या किए थे। और बात करें भगत सिंह को क्या कहा जाता है, इन्हें शहीद ए आजम कहा जाता है। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भगत सिंह ने किस चीज का नारा दिया, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपसे पूछे किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका, बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पे बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका। और क्यों फेंका, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल यहाँ पे आया था, इसके विरोध में यहाँ पे बम फेंका गया था। ठीक, और बात करें सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने और राजगुरु ने मिलकर के सैंडर्स की हत्या की थी। और शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, भगत सिंह ने लगाया था। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की, तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है 23 मार्च 1940 को की थी। कब? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना नोट करेंगे आप लोग 6 में हुई थी, 1906 में। और कहाँ पे हुई थी स्थापना, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय वायसराय कौन था, इस समय वायसराय की बात करें तो लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड इस समय वायसराय थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया, डिवाइड एंड, तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था, तो डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था। किसने, मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। और कब दिया था डिवाइड एंड क्विट का नारा, तो इस समय चल रहा था कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन कब का, 1943 में। कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कब हुआ था, 1943 में। अब बात करते हैं कराची अधिवेशन 1943 में। और देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की, तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। अब देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना पे। आपसे पूछे कि इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो सेकंड इस समय वायसराय थे। और डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया, तो डिवाइड एंड क्विट का नारा जो है वो मुस्लिम लीग ने दिया, मुस्लिम लीग ने दिया। और कब दिया था डिवाइड एंड क्विट का नारा, 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। और आपसे पूछे कि 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे क्या कहते हैं, इसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। और कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत कब चमकता है, तो 21 जून के दिन कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो यहाँ पे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। ये तो प्रश्न पूछे जाते हैं कर्क रेखा पे। और बात करते हैं 13.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या कहते हैं, 13.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। और मकर रेखा पे सूर्य कब लंबवत चमकता है, तो मकर रेखा पे सूर्य पूछे लंबवत कब चमकता है, तो ये 22 दिसंबर के दिन चमकता है। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसे लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कौन सी, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है मकर रेखा को, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मकर रेखा, तो ये हो गया आपका
0 डिग्री अक्षांश रेखा पूछे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर भी कहते हैं। और इसे यहाँ पे सूर्य कब लंबवत चमकता है, यहाँ पे सूर्य कब लंबवत चमकता है, तो ये 2 दिन आप लोग याद रखेंगे, एक 21 जून और 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकता है। और इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसे काटने वाली कौन सी नदी, कांगो नदी से 2 बार काटती है। कौन सी, कांगो नदी यहाँ पे मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, इसे कर्क रेखा कहते हैं। सूर्य कर्क रेखा पे 21 जून को लंबवत चमकता है। और इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है। 13.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा को सूर्य कब लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर के दिन सूर्य लंबवत चमकता है। इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और 0 डिग्री अक्षांश इसे कहते हैं विषुवत रेखा या फिर इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। एक सूर्य इस पे लंबवत कब चमकता है, 2 दिन लंबवत चमकता है, साल में 2 बार, एक 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य इस पे लंबवत चमकता है। इस पे कौन सी नदी 2 बार काटती है, कांगो नदी से 2 बार काटती है। और बात करते हैं कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन। और बात करते हैं आपसे पूछे कि वेक अप इंडिया पुस्तक किसकी है, वेक अप इंडिया ये पुस्तक किसकी है, तो वेक अप इंडिया पुस्तक किसकी है, तो ये भी एनी बेसेंट की पुस्तक है, एनी बेसेंट की पुस्तक है वेक ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, होम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछे एग्जाम में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। और आपसे पूछे कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो मद्रास वाला जो होम रूल लीग था इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। और एक पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो आपके एनी बेसेंट बनी थी। कौन, ये एनी बेसेंट बनी थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए आपसे पूछे कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। वेक अप इंडिया किसकी पुस्तक थी, तो वेक अप इंडिया किसकी पुस्तक थी, तो एनी बेसेंट की पुस्तक है। और बात करते हैं होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 1916 में जो मद्रास वाला होम रूल लीग की स्थापना है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कौन की थी, एनी बेसेंट ने की थी। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। और जो कि पुणे में जो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट बनी। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत पाक के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत पाक के बीच में सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे हैं। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, डूरंड रेखा क्या कहते हैं, उसे डूरंड रेखा कहते हैं। और आपसे पूछे कि 49 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है उसकी किन 2 देशों के बीच में है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो ये है आपके यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए एंड कनाडा के बीच में स्थित है। और आपसे पूछे कि 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन 2 देशों के बीच में है, 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया एंड किसके बीच में है, ये दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किस 2 देशों के बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, किसके, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि भारत पाक सीमा रेखा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा है भारत पाक सीमा के रेखा। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक, और बात करते हैं 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा किसके बीच में है, तो ये यूएसए और
कनाडा के बीच में स्थित है। और 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा ये उत्तर कोरिया और फिर दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। और बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो आपसे पूछे जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर के दिन मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और आपसे पूछे कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, आपसे पूछे कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। कब, 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। और थल सेना के चीफ कौन है, तो थल सेना के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है, मनोज पांडे। थल सेना के चीफ कौन है, मनोज पांडे। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस जो है वो आपके 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और वायुसेना के चीफ कौन है, तो इनका नाम विवेक राम चौधरी। वायुसेना के चीफ कौन है, विवेक राम चौधरी। और आपसे पूछे कि यहाँ पे थल सेना वायुसेना नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना जो दिवस है ये 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और नौसेना के जो चीफ हैं उनका क्या नाम है, तो नौसेना के चीफ का नाम क्या है, आर हरि इनका नाम है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, ये 15 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना के चीफ कौन है, मनोज पांडे हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो ये 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और वायुसेना के चीफ कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। ठीक, और बात करते हैं नौसेना दिवस कब मनाते हैं, ये 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। नौसेना चीफ कौन है, तो आर हरि है नौसेना चीफ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नौसेना चीफ कौन है, आर हरि, हाँ सही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसने, विलियम जोन्स ने। आपसे पूछे कि कब किए थे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो विलियम जोन्स सर ने 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स की, अब कोलकाता में क्या करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक, और आपसे पूछे विलियम जोन्स के बारे में, तो आपसे एक चीज़ और याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि किसकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। ये कालिदास की रचना है। इसका अनुवाद किए थे, इसका अनुवाद किसने किया था, इसका किस भाषा में, मराठी में इसका अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी में विलियम जोन्स ने। किसना, अंग्रेजी में, इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, 1789 में किसने किया अनुवाद इसका, विलियम जोन्स ने किया। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आप लोग बताएंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के यहाँ पे जो संस्थापक हैं वो कौन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो कौन है, हम बता देते हैं। डेट इसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 में। अब आप लोग बताएंगे संस्थापक कौन है। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे। तो देखिए, विलियम जोन्स कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे, विलियम जोन्स ने किया था। और कब हुआ था स्थापना, 1784 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि किसकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। और इसका जो अनुवाद है वो किसने किया था, अंग्रेजी में। इसका अनुवाद 1789 में किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला, तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। किसको, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। और ये अर्थशास्त्र में नोबेल मिला, और कब मिला था, 1998 में नोबेल मिला था। और आपसे पूछे कि सर्वप्रथम नोबेल किस भारतीय को मिला था, सर्वप्रथम नोबेल किस भारतीय को मिला, तो ये आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल मिला था। किसके, रविंद्रनाथ टैगोर को। और किसके लिए नोबेल मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को कब, 1913 में नोबेल मिला। और इसे किसकी रचना के लिए, इनकी गीतांजलि एक रचना थी, इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, इन्हें
गुरुदेव भी कहा जाता है, साथ में ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं, और नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, ये आप लोग बताएंगे कि नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। नोबेल पाने वाले आपसे पूछेगा एग्जाम में, पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो नोबेल पाने वाले पहले जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, सीवी रमन उनका नाम था। इन्हें कब मिला था, 1930 में नोबेल मिला था। किस चीज़ का नोबेल मिला था, तो इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला था। किसका, भौतिकी का नोबेल मिला था। तो सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। और हम लोग बात करेंगे, आपसे पूछे कि किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला 1998 में। और सर्वप्रथम नोबेल किस भारतीय को मिला, सर्वप्रथम नोबेल भारतीय को किसको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी एक रचना गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज़ को क्या कहा जाता है, गुरुदेव भी कहा जाता है। नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक आपसे पूछे कौन है, तो सीवी रमन है नोबेल पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक। 1930 में मिला, उन्हें भौतिकी का नोबेल मिला। और रामन प्रभाव की खोज के लिए, किसके प्रभाव की, रामन प्रभाव के खोज के लिए इन्हें मिला था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे अक्षांश रेखाओं से बात करते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है। दो देशांतर के बीच में आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, तो दो देशांतर के बीच में सर्वाधिक जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पे होती है। कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे होती है। और कितनी होती है, इसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होती है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है, दो अक्षांश के बीच में कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच में दूरी होती है। और इसको क्या कहा जाता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, इसे कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, इसे जोन भी कहा जाता है, जोन भी कहा जाता है। 111 किलोमीटर इसके बीच में दूरी होती है। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये दोनों मिलते हैं। ठीक, और बात करते हैं दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ पे पाई जाती है, दो देशांतरों के बीच में जो सर्वाधिक दूरी है भूमध्य रेखा पे पाई जाती है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। और जबकि जानते हैं आप लोग कि भूमध्य रेखा पे जैसे ही आप लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो देशांतर रेखा है उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती जाती है। और दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है वो नियत होती है, हमेशा 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच में अधिक जो दूरी होता है उसे कटिबंध कहते हैं या फिर जोन कहते हैं। और फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, मन्नार की खाड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच में, मन्नार की खाड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और आपसे पूछे कि पाक जल संधि किसके बीच में है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। पाक जल संधि भारत और आपके श्रीलंका के बीच में। आपसे पूछे कि रामेश्वरम द्वीप किसके बीच में है, रामेश्वरम जो द्वीप है ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। और आपसे पूछे कि आदम का पुल किन दो देशों के बीच में है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच में है, तो ये भी किसके बीच में है, भारत एंड श्रीलंका। ये तीनों किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, या फिर पूछे कि प्राचीन काल में, प्राचीन जो काल था, प्राचीन काल में क्या कहते हैं, इसे रत्नद्वीप कहा जाता था। रत्नद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये श्रीलंका को ही कहा जाता है। पूर्व का मोती या फिर प्राचीन काल में रत्नद्वीप श्रीलंका को ही कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा नामक दर्रा कहाँ पे स्थित है,
तो ये कहाँ पे स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। तो इतनी चीजें श्रीलंका से भौगोलिक चीजें याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। रामेश्वरम द्वीप किन दो देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम का पुल किन दो देशों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि पूर्व का मोती किस देशों को कहा जाता है, तो पूर्व का मोती जो है भारत और श्रीलंका को कहा जाता है। और प्राचीन काल में श्रीलंका को क्या कहा जाता था, रत्नद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता है, रत्नद्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि जफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, श्रीलंका में स्थित दर्रा है। ठीक, अमेरिका ने कौन सा राज्य रूस से खरीदा, तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। अलास्का को रूस से खरीदा था, कब खरीदा था, 1867 में। और आपसे पूछे कि बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच में है, बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो ये आप लोग बताएंगे रूस एंड अलास्का के बीच में, रूस एंड अलास्का के बीच में है। आपसे पूछे कि किन दो महाद्वीपों के बीच में बेरिंग जल संधि है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे एशिया और किन दो महादेशों के बीच में, पूछे महाद्वीपों के बीच में, तो आप एशिया और किन के बीच में बताएंगे, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है, 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है, तो 10,000 धुआरों की जो है घाटी जो है यहाँ पे अलास्का में एक पाया जाता है कटमई पर्वत, एक कटमई पर्वत पाया जाता है, उसे ही कहा जाता है, उसे कहा जाता है 10,000 धुआरों की घाटी। ठीक, तो ये अलास्का में पड़ता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताएंगे आप लोग क्या है, तो सबसे ऊंची जो चोटी है उत्तरी अमेरिका की वो क्या है, मैकिनले। और हम लोग मैकिनले क्यों पढ़ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसे देनाली भी कहा जाता है। और देनाली कहाँ पे स्थित है, तो ये इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये अलास्का में स्थित है। ठीक, ये अलास्का में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, अमेरिका ने कौन सा राज्य रूस से खरीदा, तो अलास्का को रूस से खरीदा 1867 में अमेरिका ने। ठीक, और बेरिंग जल संधि की बात करें तो ये रूस और अलास्का के बीच में, किन दो देशों के बीच पूछे तो आप लोग बताएंगे रूस और अलास्का के बीच में। अगर पूछे किन दो महाद्वीपों के बीच में है, तो एशिया और फिर उत्तरी अमेरिका के बीच में है। और 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है, तो कटमई पर्वत को कहा जाता है 10,000 धुआरों की घाटी, और ये कहाँ पे स्थित है, अलास्का में स्थित है। और बात करते हैं, या फिर आपसे ऑप्शन में मिल जा सकता है कि 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है, अलास्का को, सीधे डायरेक्ट ऑप्शन में अलास्का मिल जाएगा। और उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसकी नाम है मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी या फिर देनाली रेंज भी इसे कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, अलास्का में ही स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि नवगठित तेलंगाना राज्य की, यहाँ पे 2 बार टैप हो गया क्या, तो अगला प्रश्न है हमारा 5वां नंबर का। और यहाँ पे कह रहा है कि नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो नवगठित तेलंगाना राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर राव था, चंद्रशेखर राव था। और वर्तमान समय में भी यही है, वर्तमान समय में भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ही हैं। और ये तेलंगाना किससे अलग होकर बना था, तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 2 जून 2014 को ये अलग होके ये नवीनतम राज्य बना था, कौन, तेलंगाना नया राज्य बना था। और जब ये अलग हुआ था तो ये भारत में कौन सा, कितने नंबर का राज्य बना था, 29 नंबर का राज्य बना था। और वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तेलंगाना की राजधानी। और तेलंगाना का अर्थ क्या होता है, तेलंगाना का अर्थ आपसे पूछे क्या होता है, तो तेलुगु भाषियों की भूमि होता है। तेलंगाना का अर्थ क्या होता है, तेलुगु भाषियों की भूमि, तेलंगाना का अर्थ यही होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि
तेलंगाना में विधानसभा सीट कितनी है, तो 119 है विधानसभा सीट। आपसे पूछे कि राज्यसभा सीट कितनी है, तो राज्यसभा सीट 60 है। और जबकि पूछे कि लोकसभा सीट तेलंगाना में कितनी है, तो 17 सीट है लोकसभा की तेलंगाना से। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो चंद्रशेखर राव थे नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री। वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी चंद्रशेखर राव है। आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था तेलंगाना, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होके ये 29वां नंबर का राज्य बना था। और वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी की बात करें भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। और तेलंगाना का अर्थ क्या होता है, तेलुगु भाषियों की भूमि, यानी कि जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनकी भूमि है तेलंगाना। विधानसभा सीट 119, राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 17 तेलंगाना में पाए जाते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। और 3 दिसंबर के दिन ही हुआ था भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो इसलिए भोपाल गैस त्रासदी जो दिवस भी है वो कब मनाया जाता है, ये 3 दिसंबर के दिन ही मनाया जाता है, क्योंकि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ठीक, और आपसे पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानव एकता दिवस है वो 20 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके कब मनाया जाता है, ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर के दिन ही हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, इसलिए भोपाल गैस त्रासदी भी 3 दिसंबर के दिन मनाए जाते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश के भोपाल में घटना घटी थी। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये 20 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये 23 दिसंबर के दिन मनाते हैं। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो ये 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। किस देश की असली सीमा सबसे बड़ी है, तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे, तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे। और हम प्रश्न पढ़ते हैं, आपसे पूछे कि एशिया की सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, और एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है, एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है। तो देखिए बड़ा देश की बात करें एशिया में तो चीन है, और छोटा देश की बात करें तो ये मालदीव है। एशिया की सबसे छोटी देश कौन सा, मालदीव है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं चीन की, तो यहाँ पे चीन में कौन से चक्रवात पाए जाते हैं, चीन में जो चक्रवात हैं वो टाइफून नामक चक्रवात चीन में पाए जाते हैं। टाइफून नामक चक्रवात चीन में पाए जाते हैं। चीन में कुछ नदी पाई जाती हैं, जैसे यांगसी नदी कहाँ पे पाई जाती है, ये चीन में पाई जाती है। और यांगसी नदी की विशेषता है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है या फिर सबसे बड़ी नदी है। और वांगो नदी की बात करें, ये वांगो नदी कहाँ पे पाई जाती है, तो वांगो जो नदी है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये भी चीन में पाई जाती है। और इसकी क्या कहते हैं, इसे पीली नदी, इसका नाम है पीली नदी। ठीक, इसे पीली नदी कहते हैं। 3 चीज इसके बारे में याद रखेंगे, इसे पीली नदी कहते हैं। और चीन की सभ्यता का विकास भी इसी नदी के किनारे हुआ है, चीन की सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। और एक चीज और आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे कि इसे चीन का शोक कहा जाता है। क्या, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, पीली नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि किस देश की असली सीमा सबसे बड़ी है, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हैं। और एशिया की सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो मालदीव है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे चीन में कौन से चक्रवात पाए जाते हैं, तो चक्रवात जो है चीन में टाइफून नामक चक्रवात चीन में आते हैं। और चीन की 2 नदियाँ आप लोग याद रखेंगे, एक यांगसी नदी और एक एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी या फिर बड़ी नदी है। और वांगो नदी की बात करें तो इसे कहते हैं पीली नदी। और फिर इसका चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे आपसे पूछे हुआ है, तो ये पीली नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो चीन का जो शोक है वो आपके पीली नदी को कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, या फिर वांगो नदी को।
भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरनदीव ज्वालामुखी। और बैरनदीव ज्वालामुखी भारत की कहाँ पे है? तो ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में कुछ और यहाँ पे विश्व में कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ ज्वालामुखियों के बारे में देखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपसे पूछे कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे पाई जाती है। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में है। कहाँ पे? इक्वाडोर में स्थित है। और इक्वाडोर कहाँ पे? ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित है जो झील यहाँ पे ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं एक यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में, और जो आपसे पूछे कि यहाँ पे मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ पे पाई जाती है। कौन सी? मोना लाओ ज्वालामुखी के बारे में पूछे तो मोना लाओ जो ज्वालामुखी है इसके बारे में बात करें तो ये एक ऐसी ज्वालामुखी है, विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। एक ऐसी ज्वालामुखी विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी एक ऐसी ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं किलायु ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है। तो ये किलायु ज्वालामुखी आपसे पूछे कि कहाँ पाई जाती है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये यूएसए और फिर अमेरिका में पाई जाती है। यूएसए के हवाई द्वीप में पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं अग्नि मेखला किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी के लिए अग्नि मेखला क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? अग्नि मेखला क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? रेंज ऑफ फायर कहते हैं। ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीव ज्वालामुखी है और ये कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान निकोबार पे स्थित है। बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कुछ एग्जाम्पल। कोटोपैक्सी की बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में। और इक्वाडोर किस देश का है? तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। मोना लोआ ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? ये विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है, मोना लोआ। किलायु ज्वालामुखी ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ये यूएसए में हवाई द्वीप पे स्थित है। यूएसए मतलब अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है कनाडा। और आपसे पूछे कि भारत में किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो गुजरात राज्य की भारत में सबसे बड़ी सीमा है। गुजरात राज्य की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे कनाडा की बात करें। कनाडा की राजधानी क्या होती है? तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और आपसे पूछे कि वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। और बात करते हैं विनिपेग झील या फिर ग्रेट स्लैव झील, ये कहाँ पे स्थित है? विनिपेग झील या फिर पूछिए आपसे ग्रेट स्लैव झील, तो ग्रेट स्लैव झील ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। और आपसे पूछे कि आपको एंजल जलप्रपात, आपसे पूछे कि नियाग्रा जल प्रपात ये कहाँ पे स्थित है? या फिर आपसे पूछे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दोनों किसके बीच में है? ये यूएसए एंड कनाडा के सीमा पे स्थित है। यूएसए और कनाडा के सीमा पे स्थित है। और कनाडा में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो कनाडा में जो घास के मैदान है उसे प्रेरी कहा जाता है। अब प्रेरी घास के मैदान आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये यूएसए में ही पाए जाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। और भारत में जो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला राज्य है वो आपसे पूछे कौन सा? गुजरात राज्य है। ठीक, सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। और बात करते हैं कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? एग्जाम में पूछा गया, कनाडा में स्थित है। और विनिपेग झील या फिर आपसे पूछे ग्रेट स्लैव झील कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। बात करते हैं नियाग्रा जलप्रपात, ये इसे क्या कहते हैं? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या फिर पूछे ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ये यूएसए और कनाडा के बीच बॉर्डर पे स्थित है। घास कौन से पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान यूएसए में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। और ये प्रेरी घास के मैदान भी यूएसए में भी पाए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कमेंट करके अगर आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगेगी।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, सिक्किम। इसकी जो चीना सीमा है पूर्व साइड में लगती है भूटान से, पूर्व साइड से भूटान से लगती है, पश्चिम साइड से किससे लगती है, नेपाल से, उत्तर साइड में किसी लगती है, चीन से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण साइड में साउथ में किसी लगती है, ये आपके भारत का एक राज्य है जिसका नाम है क्या, पश्चिम बंगाल से ये सीमा साझा करती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, ये सिक्किम के बारे में बात करेंगे। सिक्किम के बारे में बहुत चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये सिक्किम के बारे में बात करें, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। सॉरी, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से तो ये भारत की सबसे छोटा राज्य है, दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सिक्किम के बारे में। आपसे पूछे कि यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है। कंचनजंगा जो पर्वत है भारत का हिमालय में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। और आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है। आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो नाथुला दर्रा पूछे या फिर पूछे कि जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। आपसे पूछे कि लेप्चा जनजाति, अभी हमने बताया भी, लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ पे, सिक्किम में पाई जाती है। लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, लोसांग कहाँ पे मनाते हैं, ये सिक्किम में मनाते हैं। कहाँ पे, सिक्किम में मनाते हैं लोसांग उत्सव। और बात करते हैं चिलामू झील कहाँ पे स्थित है। चुलामू झील, चुलामू नामक झील कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। एंड पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो पाक्योंग नामक एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में। तो इतनी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे सिक्किम से। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। तो भारत का सिक्किम राज्य है जिसका पूर्व साइड में सीमा भूटान से, और पश्चिम साइड में सीमा नेपाल से, और दक्षिण साइड में सीमा पश्चिम बंगाल से, और उत्तर साइड में सीमा किससे, चीन से लगता है। और सिक्किम के बारे में बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, यानी कि यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और कंचनजंगा पर्वत आपसे पूछे किस राज्य में है, तो सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत। नाथुला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, जयलेपला दर्रा कहाँ पे, ये सभी दर्रे पूछे जाते हैं, तो ये सिक्किम में पाया जाता है। चुलामू झील कहाँ पे, ये सिक्किम में। पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये सिक्किम में स्थित जनजाति है। लोसांग त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है गौड़। ठीक, और बात करें सैम्पसन नामक जनजाति भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं, सैम्पेन नामक जनजाति। आपसे पूछे कि सैम्पेन नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो जो सैम्पेन नामक जनजाति है वो आपके अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। और आपसे पूछे कि टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये नीलगिरी में पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत में टोडा जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछे कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लेप्चा नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, अभी हमने बताया ही कि सिक्किम में लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे, सिक्किम में लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछे कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात में। आपसे पूछे मुंडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे, झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति पाई जाती है। और एक जनजाति के बारे में आप लोग याद रखेंगे, थारू जनजाति। ये क्या करती है, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिवाली को शोक के रूप में मनाती हैं। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सैम्पेन नामक जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है। और लेप्चा जनजाति नामक सिक्किम में पाई जाती है। और भील जनजाति कहाँ पे, गुजरात में पाई जाती है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। थारू नामक जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो जो अल हिलाल समाचार पत्र है वो अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया। किसने, अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत इन्होंने कब किया था, तो 1912 में इसकी शुरुआत की। और इसकी भाषा कौन सी थी, तो ये उर्दू भाषा में आती थी, ये उर्दू भाषा में इसकी शुरुआत की गई। और
अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें कि ये भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे, भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इनका जन्मदिन कब होता है? इनका जन्मदिन कब होता है? इसका जन्मदिन होता है 11 नवंबर के दिन, 11 नवंबर को। इस दिन 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और एक बात करते हैं कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसमें कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। ठीक, और कितने वर्षों तक रहे? 6 वर्ष तक रहे हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आपसे पूछे इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपके अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? अबुल कलाम आज़ाद ने किया। कब किया? 1912 में। और किस भाषा में? अल हिलाल समाचार पत्र उर्दू भाषा में इसको बनाया गया था। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इनका जन्मदिन कब होता है? तो ये 11 नवंबर के दिन इनका जन्मदिन होता है। और 11 नवंबर के दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बात करते हैं कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष पद पे रहने वाले हैं उनका नाम क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। 6 वर्ष तक ये अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम की रचना है। ठीक, तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को कहते हैं। हमने अभी बताया भी कि भगत सिंह को कहते हैं शहीद ए आजम। ठीक, और भगत सिंह ने एक नारा दिया, ये प्रसिद्ध नारा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपसे पूछे कि किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र केस, आप लोग लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में बताएंगे कि लाहौर षड्यंत्र केस क्या था। तो लाहौर षड्यंत्र केस ये क्या था? इसमें 3 लोग मिलके, किसने? भगत सिंह। इसमें 3 लोग मिलके, कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और फिर किसने? सुखदेव। तीनों मिलके क्या करते हैं? सुखदेव। ये तीनों मिलके क्या करते हैं? सैंडर्स की हत्या करते हैं। किसकी? सैंडर्स की हत्या करते हैं। ठीक, और इसके चलते इन्हें फांसी मिलती है कब? 23 मार्च 1931 को। कब फांसी मिलती है? 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी मिलती है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि शहीद आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। इन्होंने नारा क्या दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया। और लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने तीनों ने सैंडर्स की हत्या की। और बात करते हैं 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ाया गया। ठीक, बात करें चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। और आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? तो ये चरक को माना जाता है। आयुर्वेद के जनक किसे? चरक को माना जाता है। ठीक, और चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता बात करें तो ये चिकित्सा से संबंधित। किसे? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। और चरक संहिता में ही संबंधित है। और बात करें चरक संहिता में ही बताया गया, इसमें मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? चरक संहिता में क्या बताया गया कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में, इसके अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? ये 360 हड्डी होती है। मानव शरीर में 360 हड्डी होती है। ठीक, और बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल में और कौन कौन से लोग रहते थे? कनिष्क के शासनकाल में और कौन कौन से लोग रहते? तो जैसे अश्वसेन रहते थे, अश्वघोष रहते थे कनिष्क के शासनकाल में। और नागार्जुन भी रहते थे कनिष्क के शासनकाल में। कौन? नागार्जुन भी रहते थे। और नागार्जुन हो गए, अश्वसेन हो गए, और फिर कौन? वासुमित्र रहते थे कनिष्क के दरबार में। कौन? वासुमित्र भी रहते थे। तो ये, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि एक चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनका नाम क्या था? चिकित्सक धन्वंतरी। ये आपसे पूछे कि
ये किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये आप लोग बताएंगे ये चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। किसे के? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। और आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद के जो जनक है वो चरक को माना जाता है। और चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता। और इसमें मानव शरीर में चरक संहिता में बताया गया कि इसमें मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 306 हड्डी होती है। और कनिष्क के शासनकाल में और कौन कौन से लोग होते हैं? तो अश्वघोष रहते हैं कनिष्क के शासनकाल में, नागार्जुन जी रहते हैं और वासुमित्र जी रहते हैं। और चिकित्सा से एक धन्वंतरी नामक एक चिकित्सक थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? ये चंद्रगुप्त ये सेकंड के दरबार में कौन रहते थे? धन्वंतरी रहते थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कानून, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा कानून यहाँ पे पुनः प्रयासों से बनाया गया। ठीक, और बात करते हैं इसने पारित किसने किया? विधवा कानून को पारित किसने किया था? तो विधवा कानून को पारित लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने? कैनिंग ने विधवा कानून को पारित किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विधवा कानून के द्वारा इसे पारित किया गया। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा कानून बनाया गया। कब? 1856 में। इसे पारित किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को कहा जाता है भारत में मेट्रो पुरुष। किसको? श्रीधरन को कहा जाता है। और भारत में मेट्रो कब चली थी? 1984 में चली थी। और कहाँ पे चली थी? सो कोलकाता में। सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे? 1984 में कोलकाता में चली थी। और बात करते हैं भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चला? भारत का ये पहला जो है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कैसा अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चला? तो भारत का जो पहला अंडर वाटर मेट्रो है ये कोलकाता में चला। कहाँ पे? कोलकाता में चला। और किस नदी के किनारे, किस नदी में चला? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, हुगली नदी, गंगा नदी की वितरिका और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और बात करते हैं भारत की पहली वाटर मेट्रो कौन सी है? भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे चली? अंडर वाटर मेट्रो पूछे कोलकाता में चली। लेकिन आपसे पूछे भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे चली? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे चली? ये कोच्चि में चली, भारत की पहली वाटर मेट्रो। ठीक, ये चली। अब बात करते हैं सबसे गहरा मेट्रो स्टेडियम कौन सा है? सबसे गहरा जो है, गहरा मेट्रो स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? मेट्रो स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बनाया जा रहा है पुणे में। सबसे गहरा जो आपका ये है आपका मेट्रो स्टेशन। बात करते हैं भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को कहा जाता है भारत में मेट्रो पुरुष। और बात करते हैं बाद में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी और कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बनाया जा रहा है? अंडर वाटर मेट्रो सुविधा कहाँ पे? कोलकाता में शुरू होगी। और बात करते हैं हुगली नदी पे। और बात करें भारत की पहली वाटर मेट्रो सुविधा कहाँ पे शुरू हुई? कोच्चि में शुरू हुई। और बात करें सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है? सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है पुणे में बनाया जा रहा है। ठीक, सर्वप्रथम सहायक संधि किस शासक ने स्वीकार की? तो हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया। और सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो ये आप लोग बताएंगे सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। और कब शुरू की थी? तो 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की थी। और क्यों किया था वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत क्यों किया था? क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए शुरू किया गया था। किसके? ब्रिटिश साम्राज्य के सभी को किसमें मिला लिया जा रहा था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जा रहा था। तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इसे शुरू किया गया था। ठीक, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक, और बात करते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो शासक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि
सर्वप्रथम सहायक संधि किस शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की। और सहायक संधि शुरुआत किसने किया था? वेलेजली ने शुरुआत की। कब? 1798 में। और क्यों शुरुआत किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इसे शुरू किया था, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए। और स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो स्वीकार करने वाला, जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक पेशवा बाजीराव सेकंड था। कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी इस समय इसके अध्यक्ष थे। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये आप लोग बताएंगे स्वतंत्र दिवस कब मनाता है। 26 जनवरी कोई नहीं बताएगा, तो ये मनाता कब है? 15 अगस्त के दिन भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक। और बात करते हैं इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था? तो बताएंगे आप लोग कि ब्रिटेन के पीएम इस समय कौन थे? तो सर क्लीमेट एटली थे ब्रिटेन के पीएम। कौन? सर क्लीमेट एटली। तो इनके समय में, श्रीमन एटली के समय, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसके समय में क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था और ब्रिटेन में ये इसका सरकार था। और किसकी पार्टी का सरकार था? तो लेबर पार्टी का सरकार था। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार थी। और बात करते हैं वायसराय कौन था इस समय? वायसराय की बात करें तो भारत स्वतंत्रता के समय वायसराय जो थे माउंट बेटन थे। कौन थे? माउंट बेटन। और ये माउंट बेटन आगे चल के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते थे। कौन? स्वतंत्र भारत के ये पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और किस पार्टी से? लेबर पार्टी से ये थे। और बात करते हैं उस समय वायसराय कौन थे? तो माउंट बेटन वायसराय थे। और इसी माउंट बेटन को आगे चल के भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद मिला। ठीक। बात करते हैं जनरल डायर की हत्या। तो जनरल डायर की हत्या जो है किसने किया था? तो जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने किया। जनरल डायर किससे संबंधित है ये आप लोग बताएंगे। जनरल डायर किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो ये संबंधित है। और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। और इनकी गलती क्या थी? तो इन्होंने सारी गलती ही नहीं की थी, गोली चलाने का आदेश दिया था। इन्होंने क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके चलते ऊधम सिंह ने इनकी हत्या कर डाला। ठीक। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इस समय पूछा जाता है भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय जो थे चेम्सफोर्ड थे। और इस समय पूछा जाता है कि जांच के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया था? जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग इसकी जांच के लिए बनाया गया था। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या। और ये किससे संबंधित है? तो ये जलियांवाले बाग से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और बात करते हैं यहाँ पे गोली चलाने का जो आदेश है किसने दिया था? तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय वायसराय चेम्सफोर्ड थे। कौन थे वायसराय? कौन थे? चेम्सफोर्ड थे जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय। बात करते हैं और जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर आयोग बनाया गया था जलियांवाले बाग समिति की जांच के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लोग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1916 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो ये भी पूछा जाता है, तो उनका नाम क्या था? अंबिका चरण मजूमदार। कौन था? अंबिका चरण मजूमदार इनका नाम था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं और देखते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन क्या था? सूरत अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन समझने के लिए आप लोग देखेंगे, सबसे पहले इसे समझेंगे। ये कब हुआ था? 1907 में। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से भागों में विभाजित हुआ? एक तो आपके नरम दल थे, और दूसरा कौन सा दल था? गरम दल। ये दो भागों में कांग्रेस विभाजित हो गया। फिर जाके होता है कब? 1916 का जो है लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन, इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। साथ में क्या हो गया? नरम दल और जो गरम दल थे, इसमें क्या हो गया? इनमें क्या हो गया? विलय हो गया 1916 के लखनऊ समझौता में। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और जो आपके 1907 में जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। और इस समय यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसमें क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, साथ में नरम दल और फिर गरम दल के बीच में क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही। और ये अलग कब हुए थे? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 का। और इस सूरत अधिवेशन में ये कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक नरम दल हो गया, एक गरम दल में विभाजित हो गया। ठीक, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थे? रास बिहारी बोस ने किया था। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में सबसे कुल 25 हाई कोर्ट है। आप पूछे कि सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट है भारत का वो कौन सा है? तो अमरावती हाई कोर्ट है भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट। कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट है। ठीक, और बात करते हैं अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो अमरावती जो हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2019 को स्थापना हुई थी। कब? 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है भारत में? किसमें अनुच्छेद में, किसमें हाई कोर्ट के बारे में चर्चा? तो अनुच्छेद नंबर 214 में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। और आपसे पूछे कि दो या दो से अधिक राज्यों में, दो या दो से अधिक राज्यों का अधिक राज्य में एक ही हाई कोर्ट होगा, राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद नंबर 231 में कहा गया है। ठीक, और बात करते हैं हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 6 तरह की रिट जारी करते हैं। ठीक, हाई कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आप लोग बताएंगे। हाई कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हाई कोर्ट की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी, न्यायाधीश बनी थी, वो कौन बनी थी? न्यायाधीश। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उनका नाम क्या था? लीला सेठ था। और लीला सेठ किस देश की बनी, कहाँ की बनी थी? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की ये हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो इसको पहले देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट? 25 हाई कोर्ट। नवीनतम जो हाई कोर्ट है उसका नाम अमरावती हाई कोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत में हाई कोर्ट होगा किस अनुच्छेद में? हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है अनुच्छेद नंबर 214 में। दो या दो से अधिक राज्यों में एक ही हाई कोर्ट से काम हो जाएगा, तो अनुच्छेद नंबर 231 है। बात करते हैं हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो हाईकोर्ट अनुच्छेद नंबर 226 के तहत रिट जारी करता है। और हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ हैं हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश की। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया? ये गीतांजलि से लिया गया। कहाँ से? गीतांजलि से लिया गया राष्ट्रीय गान। और इसके लेखक कौन है? राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक है। रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे कब अपनाया गया राष्ट्रीय गान को?
भारतीय संविधान में संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो इसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान को गायन अवधि कितनी होती है, यानी कि गायने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। कितना? 52 सेकंड का। लेकिन आप आपातकाल में है तो ये राष्ट्रीय गान के कितने, जो आपातकाल में भी 20 सेकंड में गाया जाता है। आपातकाल में राष्ट्रीय गान को 20 सेकंड में गाया जाता है। और आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गीत के बारे में, थोड़ा सा राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये आपसे पूछे कि सबसे पहले कब गाया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1896 में। और इस समय भी कहाँ पे अधिवेशन हो जाता है? ये कलकत्ता अधिवेशन में ही इसे गाया गया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में भी इसे गाया गया था। ठीक, और देख लेते हैं राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया? गीतांजलि से लिया गया। इसके लेखक कौन है राष्ट्रीय गान के? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान और गीतांजलि दोनों के लेखक है। अपनाया कब गया है? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाया गया है। और बात करते हैं इसके गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। आपातकाल में राष्ट्रीय गान को 20 सेकंड में गाया जाता है। आपात में 20 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो इसे 1896 में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? सारे को देखेंगे। पहला युद्ध हुआ था 1526 में। और कहाँ पे, किसके बीच में हुआ था 1526 वाला? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें कौन जीता था? इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। कौन? अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ठीक, और 1761 में हुआ था। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 वाला, यानी कि पहला वाला हुआ था। और इसमें विजयी कब हुआ? कौन हुआ था? बाबर। और दूसरा वाला कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध पूछे तो ये 1556 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये बैरम खान, अकबर की सेना की तरफ से था बैरम खान। और यहाँ पे था हेमू, बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था। और यहाँ पे जीता कौन था? यहाँ पे विजेता बने थे बैरम खान। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आंखों से पानीपत का तीसरा युद्ध देखने का दावा करते हैं। उनका नाम क्या था? काशीराज पंडित। ठीक, काशीराज पंडित ये अपनी आंखों से पानीपत का तीसरा युद्ध देखे हैं। ठीक, स्वयं देखा है। और पानीपत को क्या कहा जाता है? इसे बुनकारों का शहर कहा जाता है। पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकारों का शहर कहा जाता है। और पानीपत कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। किनके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इसमें जीता कौन? तो अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा 1761 में। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें विजयी कौन हुआ? तो बाबर विजयी हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1526 में बैरम खान और हेमू के बीच में। और इसमें विजयी कौन हुआ? बैरम खान। ठीक, और पानीपत का तीसरा युद्ध किसने देखा? पंडित काशीराज ने देखा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसने देखा? पंडित काशीराज ने देखा। बुनकारों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत हरियाणा को कहते हैं। और बात करते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 जो है, NH44 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये श्रीनगर से जाता है। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर कन्याकुमारी। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है? तो श्रीनगर कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? ये आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये जाता है। ठीक, और बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के बारे में बताइए आप लोग। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो फर्स्ट है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से जाता है। दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। और बात करते हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में? भारत के सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये भारत के किस राज्य में हैं? तो ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। किसमें?
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला ये भारत का राज्य है। भारत में कुल एनएच की लंबाई कितनी है? भारत में कुल एनएच की लंबाई आपसे पूछे कि कितनी है, तो भारत में जो कुल एनएच की लंबाई है वो है 1,37,625 किलोमीटर। भारत में कुल एनएच की लंबाई करंट समय की है। और काराकोरम जो रेल मार्ग है, काराकोरम जो मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये चीन और पाकिस्तान के बीच में, चीन और पाकिस्तान के बीच में जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी कहाँ पे? तमिलनाडु तक जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट की बात करें, ये दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार उत्तर प्रदेश में है। और कुल एनएच की लंबाई कितनी है? तो 1,37,625 किलोमीटर भारत में कुल एनएच की लंबाई है। काराकोरम जो मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो भारत का एक विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। माउंटबेटन योजना, और ये माउंटबेटन योजना कब आया था? तो ये 3 जून 1947 को आया था। कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। इसीलिए इसे 3 जून घोषणा पत्र भी कहते हैं। अब विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन आपसे पूछे कि कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। और भारत विभाजन के समय आप लोग से बताया भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष भारत विभाजन के समय। और बंगाल का विभाजन आप लोग बताएंगे कब हुआ? बंगाल विभाजन, ये भी अलग प्रश्न है। तो ये 1905 में। और यहाँ पे करजन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। किसने? करजन के समय में। करजन, यहाँ का करजन पे शासनकाल था। और बात करते हैं इसमें रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में चल के इसे हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। किसके? हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथियों किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। तो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 में आया। इसके तहत भारत के विभाजन को वो 15 अगस्त 1947 में हुआ। और बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी कांग्रेस के समय अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, करजन के समय में। और रद्द कब किया गया था? 1911 में, हार्डिंग के द्वारा। ठीक, बात करते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। कौन? GV मावलंकर। और बात करते हैं वर्तमान समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो वर्तमान समय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, वर्तमान समय लोकसभा अध्यक्ष। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, तो आपसे पूछे इनकी कुछ पावर है, जैसे संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन, तो ये बुलाने का काम कौन करता है? तो बुलाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। और बात करते हैं इसमें किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों संयुक्त रूप से बैठती है, तो इस वजह से इसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछे कि अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष करता है? तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्षता करता है। अब बात करते हैं धन विधेयक। धन विधेयक, तो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये अनुच्छेद नंबर 110 है। इसकी जांच कौन करता है? इसकी जांच करने का काम कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी भी जांच करता है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को ये अपने त्यागपत्र देते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं GV मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनका नाम ओम बिरला है। और बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन, जो कि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और इसकी अध्यक्षता पूछे कौन करता है? तो लोकसभा इसमें अध्यक्षता करता है। ठीक,
और 5 सदस्य। और बात करते हैं लोकसभा जो सदस्य हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसकी जांच कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर इसकी जांच करता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, बहुत ही प्यारा सवाल है, H2O होता है, सब लोग बताएंगे। लेकिन अब जो हम प्रश्न कराने वाले हैं इसके साथ वो आप लोग नहीं बताएंगे। आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी पर पानी कितना % है, पृथ्वी पे पानी कितना % है, तो ये 71% टोटल पृथ्वी पे पानी है, 29% भाग पे स्थल माना जाता है। और बताएंगे आप लोग कि अधिकतम घनत्व पानी का कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, अधिकतम घनत्व पानी का कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अब आप लोग बताएंगे पानी का हिमांक कितना है, तो पानी का जो हिमांक है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाता है। और पानी का क्वथनांक कितना है, आपसे पूछे कि पानी का क्वथनांक कितना है, तो क्वथनांक का मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिस पे ये अपना उबलने लगेगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आपसे पूछे कि 373 डिग्री केल्विन, या फिर आपसे पूछे कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है 373 केल्विन या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है क्वथनांक इसका। ठीक, और अपवर्तनांक पूछे कितना होता है, अपवर्तनांक आपसे पूछे इसका कितना होता है, 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है। और पानी का पूछे कि क्रांतिक कोण कितना होता है, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 48.2 ये पानी का क्रांतिक कोण होता है। और तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, किसमें, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में किससे डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी से डर लगता है, किससे, पानी से डर लगता है, तो पानी से भी लोग डरते हैं। तो ये भी सही बात है, हम भी डरते हैं लेकिन ठंडी में केवल। और देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। और पृथ्वी पे पानी कितने % है, तो 71% है पृथ्वी पे पानी। बात करते हैं पृथ्वी पे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जमता है। और उबलता कितने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, या फिर 373 डिग्री केल्विन, या फिर 212 फ़ारेनहाइट। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे केल्विन के साथ में डिग्री नहीं लगता, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है, कितना, 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। और क्रांतिक कोण 48.2 होता है। ठीक, पानी, तालाब के पानी को शुद्ध बनाने के लिए इसमें क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्यों अस्थायी अध्यक्ष थे, क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, तो इनके सम्मान में बुजुर्ग थे, गलत हो गया, ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे। संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे तो उसमें ये क्या थे, सबसे बुजुर्ग थे। इनके सम्मान में इन्हें पहली बैठक में, जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को ही तो ये हुआ था संविधान सभा का पहला बैठक। तो ये इसमें संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को बुजुर्ग थे, इसी वजह से इन्हें पहला अध्यक्ष कैसा बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और दूसरी बैठक हुई कब हुई, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है तो ये 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को ही। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अब देखते हैं अब से तीसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा की तीसरी, तीनों बैठक ही देखेंगे। तीसरी बैठक कब हुई, ये 13 दिसंबर, एक दिन बाद 13 दिसंबर, यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को ही।
और इसमें क्या किया गया, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव ये पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और क्यों बने थे, क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। इनके सम्मान में पहली अधिवेशन जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें इन्हें कौन सा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछे कौन से बैठक में बने थे, दूसरी बैठक में। अब आपसे पूछे कि कब हुई थी दूसरी बैठक, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कांग्रेस की तीसरी बैठक है, जो संविधान का सभा का तीसरी बैठक है, तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। समुद्री सीमा की औसत समुद्र की जल की औसत लवणता कितनी होती है, तो समुद्र की जल की जो औसत लवणता होती है 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। लेकिन या फिर आपसे पूछे कि 35% होती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग बताएंगे कि आइसो होल लाइन किसे कहते हैं, आइसो होल लाइन किसे कहते हैं, तो ये ऐसा लाइन है जो समान लवणता वाले क्षेत्र को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, समान लवणता वाले क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि सर्वाधिक लवणता वाली झील आपसे पूछे, सर्वाधिक लवणता वाली झील आपसे पूछे कि कौन सी है, तो वान झील है सर्वाधिक लवणता वाली झील, वान झील। और ये कहाँ पे स्थित है, ये तुर्की में स्थित है। और इसकी लवणता कितनी है, ये 330% इसकी लवणता है। ठीक, और आपसे पूछे कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है उसका नाम क्या है, मृत सागर। इसकी लवणता सबसे अधिक है। और आपसे पूछे कि मृदा की लवणता माप किससे जाता है, तो आपसे पूछे कि मृदा की लवणता मापने के लिए, मृदा की लवणता मापने के लिए कौन सी पैमाने का यूज करते हैं, तो इसकी माप किससे की जाती है, तो चालकता मापी से इसकी माप की जाती है। किसे, चालकता मापी से इसकी माप की जाती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि समुद्री जल का औसत लवणता कितनी होती है, 35 ग्राम प्रति लीटर होती है या 35% होती है। आइसो होल लाइन किसे कहते हैं, तो ये ऐसा लाइन है जो समान लवणता वाले क्षेत्र को ग्राफ पे दर्शाता है। और सर्वाधिक लवणता किसकी होती है, तो सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछे तो तुर्की की वान झील है, तो इसकी लवणता कितनी, 330% इसकी लवणता है। तो बात करते हैं सर्वाधिक लवणता वाला सागर आपसे पूछे कौन सा है, तो मृत सागर है सर्वाधिक लवणता वाला सागर। तो मृदा की लवणता किससे मापी जाती है, तो ये इसकी माप किसे की जाती है, चालकता मापी से इसकी माप की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है किस कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश में फेमस है, आंध्र प्रदेश में फेमस है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश ये कैसा राज्य है, ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, बनने वाला ये पहला राज्य है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भाषा के आधार पे आपसे पूछे कि बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल कहते हैं। और मोहिनी अट्टम और फिर कथकली, मोहिनी अट्टम एंड कथकली ये कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली ये आपके केरल के शास्त्रीय नृत्य, कहाँ के, केरल के। और जो आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कहाँ का, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ के लिए फेमस है, आंध्र प्रदेश की ये फेमस नृत्य शैली कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु कैसा, ये आंध्र प्रदेश क्या है, ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया था। और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है या फिर कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु है। वर्तमान समय में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय
कहाँ पे स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और बात करते हैं WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? या फिर WHO का मुख्यालय आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? या फिर ILO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सभी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और बात करते हैं WTO, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना आपसे पूछे कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य कितने देश हैं? इसमें सदस्य देशों की जो संख्या 164 सदस्य देश हैं। और बात करते हैं इसके किस संधि के द्वारा WTO की स्थापना की गई थी? संधि भी आप लोग याद रखेंगे, तो मराकेश संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मराकेश संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बात करते हैं इसके महानिदेशक, WTO के महानिदेशक कौन है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, महानिदेशक WTO की कहाँ है? तो इनका नाम क्या है? नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला इनकी महानिदेशक है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। आपसे पूछे कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में है। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ILO, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में। WTO की बात करें यानी कि विश्व व्यापार संगठन की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना। सदस्य देश कितने हैं? 164 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना किस संधि के द्वारा होती है? मार्केश संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। और ये कहाँ की रहने वाली थी? नागोजी ओंकाजा इवेला ये नाइजीरिया की रहने वाली है। कहाँ की? नाइजीरिया की रहने वाली है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे पाया जाता है? तो केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन है जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और वूलर झील और डल झील कहाँ पे है? वूलर झील या फिर कह लें आप लोग डल झील कहाँ पे है? डल झील, ये दोनों कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो जवाहर सुरंग है। कौन सी? जवाहर सुरंग है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये भी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और बात करते हैं वैष्णो देवी माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी भारत और, तो वैष्णो माता मंदिर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? ठीक, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। और वूलर झील, डल झील कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग, ये कहाँ पे स्थित है? तो जवाहर सुरंग भी कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वैष्णो माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जोजिला पास कहाँ पे स्थित है? ये आप लोग बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। कब? 4 फरवरी 1922। अलग डेट भी मिलता है, कहीं कहीं कुछ और भी मिलता है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। और स्थित कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कहाँ पे? गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कांड कहाँ पे? गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान स्थित है। और चौरी चौरा घटना क्या थी? तो चौरी चौरा घटना क्या थी? तो इसमें 21 सिपाही थे, 21 सिपाही और एक क्या था? एक थानेदार। इसको क्या कर दिया गया था? इसको जिंदा जला दिया गया था। इनको पुलिस चौकी में क्या कर दिया गया था? जिंदा जला दिया गया था। तो ये थी आपकी चौरी चौरा कांड की घटना। और इस समय गांधी जी की चल रही थी एक आंदोलन, जिसको क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। गांधी जी का इस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में क्या कर दिया गया था? 1922 को इसमें गांधी जी ने रोक लगा दिया था। 1922 में रोक लगा दिया था। जबकि असहयोग आंदोलन आपसे पूछे शुरू कब किया गया था? तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। स्थगित स्थित कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक, गोरखपुर जिले में स्थित है। बात करते हैं घटना कब हुई थी, क्या थी? तो 21 सिपाही थे और एक थानेदार थे। इन्हें जिंदा जला दिया गया था। किसमें? पुलिस चौकी में। कहाँ पे? पुलिस चौकी या फिर थाना में जिंदा जला दिया गया था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन चला था उस समय गांधी जी का। तो कब चला था? इसमें 1922 में गांधी जी ने रोक लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने इसे रोक लगा दिया था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो
ये घटना घटी थी चौरी चौरा कांड, जो पुलिस चौकी को जलाया गया था। उसमें किसके आंदोलनकारी थे? ये यहाँ पे असहयोग आंदोलन के ही आंदोलनकारी थे। शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछे कि कब ये बने थे? तो 1885 के अधिवेशन में कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। इसमें ये बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1886 में। और कहाँ पे हुआ था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन? ये आपके हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसमें जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन? दादा भाई नौरोजी बने थे। और ये कैसे अध्यक्ष थे? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के जो तीसरा वाला जो अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और कहाँ पे ये हुआ था? तो ये आपके हुआ था कहाँ पे? मद्रास में। और मद्रास में हुआ था। तो इसमें कौन अध्यक्षता किए थे? तो इसमें आपके अध्यक्षता कौन किए थे? ये बदरुद्दीन तैयब इसमें अध्यक्षता किए थे। बदरुद्दीन तैयब इसकी अध्यक्षता करते हैं। और बदरुद्दीन तैयब अध्यक्षता किए थे। ये कांग्रेस के पहले कैसे अध्यक्ष थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का जो चौथा वाला अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो ये 1888 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था। और इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? एयो हुयूम ने किया था। किसने? जॉर्ज यूल ने किया था। जॉर्ज यूल ने किया था। और ये कहाँ कैसे अध्यक्ष थे? ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। यहाँ पे मुंह से जॉर्ज यूल निकला। तो जॉर्ज यूल कब क्या किए थे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कांग्रेस की आपसे पूछे कि स्थापना किसने किया था? तो ये एयो ह्यूम ने किया था। एयो ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। और कब किए थे? 1885 में। और बात करते हैं एयो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना एयो ह्यूम ने कब किया था? 1885 में। तो ये भी एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो 1885 में मुंबई में ये अध्यक्ष बने थे। दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में कोलकाता में हुआ। इसमें अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। तीसरा वाला अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में हुआ। इसमें बदरुद्दीन अली तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और चौथा वाला जो अधिवेशन था 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसमें जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। ये चारों पूछा जाता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एयो ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। तो जय हिंद, धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करिए। और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक, तो आप लोग खुश रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और बड़ों का सम्मान करिए। ठीक, छोटों का भी सम्मान करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।